टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा कि टेम्परेरी इंजेक्शंस का प्रोविज़न ऑर्डर 39 रूल 1 एंड रूल 2 में दिया हुआ है। क्योंकि टेम्परेरी इंजेक्शंस ना, आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। टेम्परेरी इंजेक्शन जो होता है, जैसे कि नेम ही सजेस्ट हो रहा है, टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी इन नेचर। टेम्परेरी इंजंक्शन में जो कोर्ट होती है ना, कोई दोनों पार्टीज़ की राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिसाइड नहीं करती है। ये केवल इसमें कोर्ट जो होती है, जैसे ही सूट का डिस्प्यूट आता है कोर्ट के सामने, जैसे ही सूट आता है कोर्ट के सामने, सूट फाइल किया जाता है और जो भी डिस्प्यूट होता है सूट का, उस पर कोर्ट क्या करती है ना, उस डिस्प्यूट से रिगार्डिंग कोर्ट उस पर टेम्परेरी इंजंक्शन लगा लेती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी टेम्परेरी इंजंक्शंस का, उसको आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि बायर एंड सेलर के बीच में बायर एंड सेलर के बीच में एग्रीमेंट टू सेल था कि बायर ने अपना कुछ मनी पेमेंट कर दिया था और सेलर एग्री हो गया था कि हाँ, मैं तुम्हें ये इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दूंगा। बट बाद में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, रिफ्यूज़ कर देता है, रिफ्यूजेस टू सेल। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बायर होता है, क्योंकि उसने तो एडवांस मनी पे कर दिया होता है ना, तो वो कोर्ट के पास पहुंचता है कि मेरे और इनके बीच में एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, तो उसको परफॉर्म करवाया जाए। तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का तो सूट फाइल करता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का तो कोर्ट डिसाइड करेगी, उसका प्रोसीडिंग बहुत लंबा चलेगा, केस का फाइनल डिसीजन आने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो बायर है ना, वो ये कर सकता है, कोर्ट से सीख कर सकता है कि इस सूट प्रॉपर्टी में आप टेम्परेरी इंजंक्शंस का ऑर्डर पास कर दीजिए कि जो सेलर है ना, वो फर्दर किसी और पर्सन को उस प्रॉपर्टी को सेल आउट ना करे। तो कोर्ट ना क्या करती है, टेम्परेरी इंजंक्शन पास कर देती है। और टेम्परेरी इंजंक्शन पास ही इसलिए किया जाता है ना, कि रिस्ट्रेन किया जाता है कि जो अनदर पार्टी है ना, डिफेंडेंट, वो उस प्रॉपर्टी में कुछ भी फर्दर, कुछ भी उस पर इम्प्रूवमेंट ना करे। मतलब ऐसा ना करे कि वो किसी थर्ड पर्सन को सेल आउट कर दे, या ऐसा ना करे कि उस पर वो खुद से अपने अकॉर्डिंगली कोई हाउस बनाने लग जाए या कोई प्लॉट क्रिएट करे या कुछ भी। तो उसको रोकना होता है, इसलिए टेम्परेरी इंजेक्शन पास किया जाता है। तो टेम्परेरी इंजेक्शन में आपको 3 ग्राउंड को कोर्ट के सामने सेटिस्फाइड करना पड़ता है प्लेंटिफ को, बाय द वे ऑफ द एफिडेविट। तो प्लेंटिफ को क्या करना होता है, द बर्डन ऑन द प्लेंटिफ टू एड्यूस द एविडेंस बाय एफिडेविट। तो क्या प्रूफ करना होता है, 3 कंडीशन को प्रूफ करना होता है। एक तो प्रीमा फेसाई केस प्रूफ करना होता है कि जो प्रीमा फेसाई केस है वो प्लेंटिफ के ही फेवर में है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेपरेबल इंजरी को प्रूफ करना होता है कोर्ट के सामने, कि भले इस कोर्ट में अगर उन्होंने टेम्परेरी इंजेक्शन पास नहीं करेगी ना, तो बाद में भले ही प्लेंटिफ के फेवर में ही और फाइनल डिग्री क्यों ना आ जाए, बट जो इंजरी उसको अगर कोर्ट नहीं टेम्परेरी इंजेक्शन देगी ना, तो जो इंजरी उसको बाद में होगी ना, उसे कोर्ट उसको बाय द वे ऑफ द कंपनसेशन उसे कंपनसेट कोर्ट नहीं कर पाएगी। कितना भी कंपनसेशन क्यों ना कर दे, तो कोर्ट उसके डैमेजेस को कंपनसेट नहीं कर पाएगी। मैं आपको एक यहाँ पे फिर एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जैसे कि आपके और मेरे बीच में कोई सूट प्रॉपर्टी चला रहा है, उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि वो सूट जो प्रॉपर्टी है वो आपका है या मेरा है। तो अगर सूट का प्रॉपर्टी का डिसीजन आने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, और उस ड्यूरेशन में डिफेंडेंट क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को बेच देता है, और दूसरा पर्सन उस प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, जो हाउस होता है प्लेंटिफ का, उसे वो पूरे के पूरे उसको क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उसे पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो वहाँ पे अपना घर बनवा लेता है या बनवा रहा होता है। और बाद में सूट में डिसीजन क्या आता है कि वो घर तो प्लेंटिफ का ही था, डिफेंडेंट का नहीं था, और डिफेंडेंट ने ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट किसी थर्ड पर्सन को सेल आउट कर दिया था। तो यहाँ पे कोर्ट भले ही उसको वो प्रॉपर्टी क्यों ना दिलवा दे, प्रॉपर्टी में क्या दिलवाएगी, वो लैंड दिलवाएगी, वो जो ज़मीन था वो दिलवाएगी, डिस्प्यूटेड ज़मीन दिलवाएगी, बट उस डिस्प्यूटेड ज़मीन पे उसका जो घर बना हुआ था, वो घर तो कोर्ट उसको नहीं दिलवा पाएगी ना, चाहे कोर्ट उसको क्यों ना कंपनसेट करे। वो जो भी कंपनसेट करेगी ना, वो एडिक्यूली कंपनसेशन जो भी करेगी ना, वो उसके डैमेजेस को रिकवर नहीं कर पाएगी कोर्ट। तो उसको ये दिखाना होता है कोर्ट को कि अगर कोर्ट टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट नहीं करेगी तो इरेपरेबल इंजरी हो जाएगी प्लेंटिफ को। तीसरा क्या प्रूफ करना होता है, द बैलेंस ऑफ द कन्वीनियंस। तो ये
3 पॉइंट्स को प्लेंटिफ को कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ता है, देन कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन पास कर देती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि टेम्परेरी इंजंक्शन होता क्या है, टेम्परेरी इंजंक्शन में क्या प्रूव करना होता है। प्लस मैं आपको ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री का, कि क्या टेम्परेरी इंजंक्शन जब पास कर दिया जाता है, टेम्परेरी इंजंक्शन का जब ऑर्डर आ जाता है, तो क्या उसको अपील में चैलेंज किया जा सकता है, क्या ये अपीलेबल है या नहीं। तो हाँ है। इसके लिए आपको ऑर्डर 43 रूल 1R को पढ़ना पड़ेगा। रीड विथ सेक्शन 104 ऑफ द CPC। ऑर्डर 43 रूल 1R रीड विथ सेक्शन 104। इसके अकॉर्डिंग आप अपीलेंट कोर्ट के पास जा सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं टेम्परेरी इंजंक्शंस की ऑर्डर को। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको इतना ही समझाऊंगी जो कि आपके प्री और मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। प्लस मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बनता है। एक क्वेश्चन की अगर लिस्ट पेंडेंस लग जाता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या समझाऊंगी, कि आप भी प्रिपेयर रहिए, या अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। कि ऐसा सिचुएशन ले लीजिए कि आपके और मेरे बीच में सूट चला आ रहा था और मैंने टेम्परेरी इंजेक्शंस कोर्ट से ले लिया, और जब टेम्परेरी इंजेक्शन ले लिया तो प्लेंटिफ ने टेम्परेरी इंजेक्शन कोर्ट से ले लिया, और डिफेंडेंट क्या करता है कि अपील में चला जाता है, और अपीलेंट कोर्ट जो होती है वो टेम्परेरी इंजेक्शन को सेट असाइड कर देती है। और जो ओरिजिनल सूट तो अभी चलेगा, सूट का तो टाइटल डिसाइड होगा, वो तो लंबा टाइम लेगा, बट टेम्परेरी इंजेक्शन को जो डिफेंडेंट होता है वो सेट असाइड करवा लेता है। सेट असाइड करवाने के बाद डिफेंडेंट क्या करता है, थर्ड पार्टी को सेल आउट कर देता है उस प्रॉपर्टी को। जब थर्ड पार्टी को सेल आउट कर देता है, उसके बाद ना कुछ पीरियड के बाद जो थर्ड पार्टी है, सी पर्सन को आप ले लीजिए, वो वहाँ पे उस प्लॉट पे अपना घर बनवा लेता है और वहाँ पे वो पीसफुली अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। एंड देन जो सूट ओरिजिनल चला आ रहा होता है ना ए एंड बी के बीच में, जैसे कि मैंने आपके और मेरे बीच में बोला, तो फाइनली डिसीजन आ जाता है मेरे फेवर में। और जब डिसीजन आ जाता है मेरे फेवर में तो कोर्ट यहाँ पे डिसीजन, तो जब मैं उस प्रॉपर्टी पे अपना पोजीशन लेने जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि डिफेंडेंट ने तो उस प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन के नेम पे सेल आउट कर दिया है, अपने आप को दिखाते हुए कि मेरा ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है, जिसे कि हम बोनाफाइड परचेसर बोलेंगे, तो क्या वो यहाँ पे कोर्ट से ये सीख कर सकता है कि मैंने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर दिया है, मैंने घर बनवा दिया है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मत करवाइए। क्यों ना करवाइए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना घर बनवा लिया है। तो यहाँ पे इक्विटी को देखिए, इक्विटी के प्रिंसिपल क्या कहती है, बैलेंस ऑफ द कन्वीनियंस देखना होता है, बैलेंस करना होता है दो पर्सन की राइट को। तो आप बताइए इसमें कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, क्या यहाँ पे लीज पेंडेंस का रूल कैसे अप्लाई होगा, बोनाफाइड परचेसर का रूल कैसे अप्लाई होगा, और कैसे कोर्ट यहाँ पे बैलेंस करेगी जो जो सेकंड पर्सन है, जिसका कि उस प्रॉपर्टी पे क्या है, जिसके फेवर में जजमेंट आ जाता है, ओरिजिनल जो जजमेंट होता है वो उसी पर्सन के फेवर में आ जाता है। तो आप इस पे मुझे आंसर बताइएगा। ऑल्दो मैं आपको एक अनदर वीडियो में आपको मैं सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, आपको इसका आंसर बताऊँगी, जो कि 2024 का ही है। 1 मंथ पहले वो जजमेंट आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है, आपको उस जजमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।